ओके एवरीवन, बोलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? जो भी आपके दिमाग में आता है बोलिए। वेरी गुड। देखिए, इसी तरीके से जो भी दिमाग में आता है, जो आप सोचते हो बोला कीजिए, तभी तो समझ में आएगा। एटलीस्ट कम से कम इतना तो शेयर किए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, राइट? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक मोलरिटी भी हो सकता है। मेरा आवाज़ सुनाई पड़ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? एक तरीका हो सकता है मोलरिटी, एक तरीका हो सकता है मोललिटी, एक तरीका हो सकता है नॉर्मलिटी, राइट? और एक तरीका क्या हो सकता है? मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या डेंसिटी, या पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, या पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन। इतना कुछ तरीका है कॉन्सेंट्रेशन का। बट मोटा मोटी कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब में हम लोग, या डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसमें से किसी भी टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में किसी भी तरीके से अगर आप बता पाते हैं, दैट इज काइंड ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। एक तो तरीका आपका हो गया फर्स्ट। फिर सेकेंड क्या रहेगा कि एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग आप ये भी मानिए कि मान लेते हैं कि घर पे आपने शरबत बनाया, राइट? तो आपने शरबत ऑलरेडी बना चुका, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन का मतलब ऑलरेडी सॉल्यूशन को आपने बना चुका, और वैसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन, इन सब में से कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन आप बता पा रहे हैं, तो लैब में उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यस। तो आपने घर पे शरबत बनाया, तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, उनको शरबत सर्व करना है, तो टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पहले टेस्ट करते हैं, राइट? थोड़ा सा ग्लास से स्पून से ले कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। ऐसा तो नहीं पूरा शरबत पी गए टेस्ट करने के लिए, नहीं करते हैं ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो उसका टेस्ट किया, जो स्वीटनेस आपको मिला, राइट, तो उसमें थोड़ा सा लिए 1 स्पून का स्वीटनेस, अब पूरे ग्लास का स्वीटनेस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा सा स्पून का स्वीटनेस थोड़ा मिलेगा, थोड़ा और ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे तो एडिटिव प्रॉपर्टी रहेगा, तो पूरे ग्लास का या पूरा कंटेनर का इतना स्वीटनेस हो जाएगा कि आप पी नहीं पाएंगे, राइट? इसका मतलब ओके फॉर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, मतलब स्वीटनेस याद रखिएगा, राइट? डज गिवन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बना चुके, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? ये भी एक पॉइंट बन गया, बहुत मार्केबल पॉइंट, इसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे। सेकेंड एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि आप घर पे डे टू डे लाइफ में आप सब्जी बनाए या चिकन ही बनाए, तो सॉल्ट को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा लेते हैं, टेस्ट करते हैं उसमें कितना सॉल्ट है या नहीं है, राइट? ऐसा नहीं कि पूरा चिकन ही खा गए टेस्ट करने के नाम पे। इसका मतलब उसमें भी क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हैं, राइट? थर्ड सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाना है, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए क्या पूरा ब्लड दे देंगे? जो 6 लीटर रहता है हेल्दी मैन में, राइट? इतना ही रहता है ना मोटा मोटे। इसका मतलब थोड़ा सा सैंपल देंगे सर, तो सर पूरा थोड़ा सैंपल देने से पूरा ब्लड का कैसे वो लोग निकाल पाएगा? नहीं सर, हम लोग 8th क्लास में न्यूट्री मेथड पढ़े हैं। अगर उसको 20 ml देकर आएंगे तो 20 ml में इतना ग्राम हेमोग्लोबिन, तो 1 ml में कितना ग्राम, तो 6000 ml में कितना ग्राम, कैलकुलेट हो जाएगा, राइट? ये भी तो एक तरीका है। इसका मतलब ओके। तो अब ये तो समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेस, यहाँ से इतना जो मैंने माहौल बनाया, इससे क्या सीखे? इससे हम लोग सीखे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन अगर निकालना है तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप ½ लीटर लेकर उसका कैलकुलेट कीजिएगा,
1 लीटर लेकर कैलकुलेट करेंगे या 10,000 लेकर कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट वैल्यू आएगा या सेम वैल्यू आएगा? पक्का सेम वैल्यू आएगा। ये बहुत बड़ा बात है। अदरवाइज 90% स्टूडेंट मुझसे यही पूछते रहते हैं कि सर कितना अमाउंट लें। अब आप मुझसे नहीं बात पूछ पाइएगा, क्योंकि अगर सोल्यूशन ऑलरेडी बना कर आपको दे रहे हैं तो सर कैसे पता चलेगा सोल्यूशन बना के दे रहे हैं? तो मैंने सोल्यूशन एक दिया कंटेनर में, ये सॉल्यूशन दे चुका कंटेनर बनाकर, राइट। इतना सारा सॉल्यूशन बना हुआ है और आपको बोला गया, और इसका मैंने मोलरिटी दे दिया 2m। क्या दे दिया? तो मोलरिटी तभी बता पाएंगे ना जब सॉल्यूशन बना हुआ था। और बोले कि बस इसका मोलरिटी देकर और मुझे अब क्या करना है, इसी का इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ब्लड टेस्ट में सिर्फ हीमोग्लोबिन का टेस्ट होगा? उस सैंपल से बहुत सारा टेस्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं, करेक्ट ना। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन इस सॉल्यूशन का वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने बता दिया और तब मैं आपसे पूछा कि इसका मोलरिटी बताइए, परसेंटेज वेट बाई वेट बताइए, मोल फ्रैक्शन बताइए, करेक्ट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बताइए या डेंसिटी बताइए, मतलब जो भी मुझे, या नॉर्मलिटी बताइए, तो क्या इस पूरे सॉल्यूशन को हम लोग ख़राब कर देंगे? नहीं। यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे निकाल लेंगे, राइट, करेक्ट ना। और यहाँ इस सॉल्यूशन में लैब में यही करते हैं टेस्ट करने के लिए, पूरा केमिकल बर्बाद कर दीजिएगा तो आपको फाइन लग जाएगा। देखते हैं वहाँ पे एक बीकर टूटने पे भी फाइन लगता है, राइट, बहुत केयरफुली करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा लेंगे, थोड़ा कितना, तो सर कितना भी, क्योंकि अभी आपने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन का निकालने के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे भी ml 1 लीटर लें या हाफ लीटर लें, वैल्यू सेम आएगा, करेक्ट ना। तो एक काम करना है, तो एक बात तो मार्केबल पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बाद में नोट कर लेंगे। बट मान लेते हैं कि आपने सॉल्यूशन बना लिया, शरबत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पहले के ज़माने में एक आता था रसना, नाम सुने हैं, बहुत अच्छा ऐड आता था उसका। तो कौन, अगर आप शरबत बना लिए, थोड़ा पिए तो स्वीटनेस पता चल गया। अरे 1 ग्लास पिए और 1 स्पून लिए, किस बात पे फ़र्क पड़ जाएगा? सर स्वीटनेस तो सेम रहेगा, राइट, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, अब उसमें अलग से शुगर मिलाना नहीं है, जो बना है उसी को पीना है। फ़र्क पड़ेगा अमाउंट ऑफ शुगर, किस पे पड़ेगा फ़र्क? यस, इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर 1 गिलास लिए तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा ले लिया आपने, इनहेल किया, शुगर ज़्यादा खाया, राइट, और कम पिए तो अमाउंट ऑफ शुगर कम लिए आपने। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ज़्यादा लेंगे तो सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा और कम लेंगे तो सॉल्यूट का अमाउंट, इस बात पे फ़र्क पड़ जाएगा, करेक्ट है ना। स्टूडेंट अभी यहाँ देखिए, तो बहुत सिस्टमैटिक वे में मैं, ये तो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर है, तो जितना भी आपको फर्स्ट टर्म में आएगा उस मच मोर यहाँ पे हम लोग पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अगर सही से मेरा सारा क्लास अटेंड कर लिए, और इतना सफिशिएंट यहाँ पे एग्जाम्पल करवा लूँगा कि ऐसे भी नहीं छूटेगा। और दोनों टॉपिक चैप्टर पढ़ाने के बाद, जैसे एक तो ऑलरेडी पढ़ा चुका ना सॉलिड स्टेट, तो आपका फर्स्ट टर्म, अभी तो डेट तो आया नहीं है, मोस्ट लाइकली सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में होना चाहिए, आफ्टर दैट, राइट। लास्ट नवंबर में होगा तो और भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी हैव सफिशिएंट टाइम, लेकिन आई डोंट नो कब होगा। बट फिर भी इन दोनों चैप्टर का ख़त्म करने के बाद आपको इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक 12th का, तो बहुत आसान है, वो तो 2 दिन में हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। लेकिन मेरे भरोसे मत रहिएगा, खुद से भी बना लीजिएगा, अगर आपसे ही सहारा बन गया तो हो गया मेरा काम, राइट। तो बहुत सिस्टमेटिक में हर एक चीज़, तो अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी पूछा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का भी आपका, मैं स्कूल का देखा था पेपर, उसमें मोलरिटी से पूछा जाएगा, तो सारा कुछ मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। और दोबारा इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को, कहाँ पे? टाइट्रेशन में, एक आरसी मुखर्जी में चैप्टर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, तो वहाँ पे दोबारा एक बार लेंगे। बट अभी इसको थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ज़्यादा इस पर यहाँ पे काम नहीं करूँगा, नहीं तो पूरा टाइट्रेशन ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उतना ही यहाँ पे काम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का जितना आपको अभी लगेगा, ठीक है।
तो पहला पॉइंट बनाइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, concentration of a given solution गिवन सॉल्यूशन को दो बार अंडरलाइन कीजिए, मतलब सॉल्यूशन बना चुके हैं, राइट। concentration of given solution does not depend on quantity, does not depend on quantity or volume of solution। करेक्ट ना। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, उस सेकेंड पॉइंट देखिए, फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन we can take any amount, एनी अमाउंट का ब्रैकेट में लिखिए, मास और वॉल्यूम, वी कैन टेक एनी अमाउंट, मतलब मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अच्छा स्टूडेंट, अगर मैंने आपके बोल दिया कि अगर वी कैन टेक एनी अमाउंट, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मैं भी लीटर लेकर प्रूफ कर दूंगा, राइट। मेरा सॉल्यूशन जो बना हुआ उसमें मैं भी लीटर से स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में जाकर देखिएगा कि भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब तो प्रूफ हो जाएगा कि भी पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। अब भी जब कैंसिल हो गया तब भी का 1 लीटर लें या 10,000 लीटर लें, कोई फ़र्क पड़ता? तो अगर आपको मैंने फ्रीडम दे दिया कि वी कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम या मास, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, इजी के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, कितना से स्टार्ट कीजिए, 1 लीटर। अगर आपको बोलते कुछ भी लें तो ऐसा नहीं कि 1 लाख ले लीजिए वैल्यू, उसमें आपका लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे जनरली क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि 1 ही क्यों लिए, ये बात पता ना कि सॉल्यूशन का लिए तो 1 लीटर क्यों ले रहे हैं, तब आप उनको बोल सकते हैं कि सर ने ऐसा बोला है कि जब सॉल्यूशन बना लिए तो फिर उसका डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कितना भी अमाउंट ले सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखे, सेकेंड पॉइंट नहीं लिखे हैं। यस, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म क्या क्या हो सकता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी बता रहा है, मतलब ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन ही बता रहे हैं, करेक्ट ना। उसके बाद मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट, मोलरिटी। उसके बाद मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट परसेंटेज वेट बाई वेट। उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या PPM या PPB, ठीक है। तो जनरली इतना ही, इसमें से ही कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। नॉर्मलिटी अभी चाह रहे थे कि इसको यहाँ पे बात नहीं करें, नॉर्मलिटी का बाद में एक फार्मूला दे देंगे। नॉर्मलिटी अलग से पूरा कम से कम तो 6 या 7 आवर नॉर्मलिटी ही पढ़ाते रहूँगा टाइट्रेशन में, तो वहाँ पे इस पे ज़्यादा बात करेंगे, बट यहाँ पे जितना उतना पढ़ा देंगे जितना आपको काम में लगेगा, ठीक है। हो गया ना। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन। देखिए
इस चैप्टर में मोटा मोटी सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में मैं ए को सॉल्यूट मानते रहूँगा और बी को सॉल्वेंट, ठीक है, आगे भी बोलूँगा। मान लेते हैं कि अभी मानिए कि मेरा एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, और इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Nb है। मान लेते हैं कि ये मेरा सॉल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट, करेक्ट ना। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, याद रहेगा, ओके। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ओके स्टूडेंट, तो एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना होगा सर, एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका मतलब आज के बाद अगर यहाँ पे 3 रहता ए प्लस बी और प्लस सी, तो उन तीनों का सम भी क्या कितना रहता, तो क्या बोल सकते हैं हम, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ये लिख लीजिए। हो गया ना। अब यहां देखेंगे, फार्मूला को पकड़ के रखना है। मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर में मोल रहेगा तो नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहेगा, करेक्ट ना। ऊपर में मोल तो नीचे में क्या रहेगा, लीटर, करेक्ट। और मोलरिटी का फिर यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका यूनिट रहेगा मोल पर लीटर, करेक्ट है ना। यहां देखेंगे, अच्छा बताइए, 1 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही है। डिस्टेंस सेम रखते हुए 1 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, मीटर, क्या बन जाएगा। वैसे ही 1 मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल सेम ही रखना है, 10 मोल को 10 मोल ही, बट फिर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मोल रहेगा, या नाउ इट बिकम्स मिली मोल, राइट। इसका मतलब ऊपर में 1000 से और नीचे में 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सर ऊपर में 1000 और नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बात तो सेम ही रह गया, कट कुट के, राइट। बट अगर 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद सोचते हैं तो ऊपर में क्या नजर आएगा, मिली मोल, और नीचे में क्या नजर आएगा, मिली लीटर। इसका मतलब है कि एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, मिलीलीटर में। ऊपर है मोल तो नीचे मिलीलीटर, ऊपर है मिली मोल तो नीचे में क्या रहेगा, मिलीलीटर, क्या रहेगा। अब मिली और मिली कैंसिल तो बचा क्या, मोल पर लीटर। तो ये बात बोलने से क्या इसका यूनिट पे कोई फर्क पड़ेगा, यूनिट सेम ही रहेगा,
यूनिट सेम रहेगा। एक काम करेंगे तब भी इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, करेक्ट ना। इसको बॉक्स में कर लीजिए। अब यहां देखिए, सही है, ए है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मोलरिटी को कैपिटल एम से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा बता सकते हैं, एम इंटू भी, राइट। ओके एवरीवन, तो आज के बाद मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है, किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोलरिटी तो आपने सॉल्यूशन का निकाला है, बट उसमें कौन वो किसका बता रहे हैं, मोलरिटी सॉल्यूट का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, जो आपने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वही तो मैं बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि आज का प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन भी लीटर। कितना लीटर, इतना वॉल्यूम में, करेक्ट ना। तो एम इंटू वी क्या आता है, नंबर ऑफ, बोलिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे अगर आप ए, अगर मेरा क्वांट ए अगर मेरा मोल है, क्या है, तो यहाँ पे भी को किस में लेना पड़ेगा, लीटर में। बट अगर आपने यहाँ पे एम इंटू भी में वॉल्यूम को अगर ml में ले लिए, तब एम इंटू भी क्या मिलेगा, मोल या मिली मोल, मिली मोल, करेक्ट ना। नोट करके लिख लीजिए, इफ वॉल्यूम इज टेकन इन ml, देन एम इंटू वी अब क्या देगा, यस, नंबर ऑफ मोल्स या मिली मोल्स, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन व्हाट, भी ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया है। अब यहां देखेंगे, जो आप फील करते हैं, जो समझते हैं, वो बताइएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन लो करना, मतलब अच्छा ठीक है, ये बात सही है, कॉन्सेंट्रेशन कम करना, किसका, सॉल्यूट का। कैसे होगा, देखिए ये सॉल्यूशन बना हुआ था, अब इसको डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, इन जनरल क्या करते हैं सर, इसमें सॉल्वेंट मिला देंगे। क्या मिला देंगे, सॉल्वेंट। क्या आपने मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, बोलिए, या तो सॉल्वेंट मिला दे, नहीं तो सॉल्यूट हटा दे, या तो सॉल्वेंट मिला दे नहीं तो सॉल्यूट
बट जनरल जो हम लोग जानते हैं, जैसे होता है ना एक जनरल कन्वेंशन कि डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का मतलब जनरली जो दिमाग में आएगा, लेकिन सही सेंटेंस उन्होंने बोला सॉल्यूट का अमाउंट को कम करना, राइट। तो सॉल्यूट का अमाउंट कम करने का मतलब इसमें सॉल्यूट का मात्रा, अमाउंट, कंपोजिशन कम करना। तो एक तरीका तो एक हो सकता है कि जनरली जो 99% केस में हम लोग वही यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट मिक्स करेंगे, राइट। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का होना तो तरीका क्या हो सकता है, बाय एडिंग सॉल्वेंट। बट एक तरीका और भी हो सकता है बाय रिमूविंग सॉल्यूट, तो उसको अभी हट साइड में रहने देते हैं, ठीक है, आराम से देखेंगे उसको। यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अभी मेरा एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी है m1 और वॉल्यूम कितना है v1, और इसमें मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया, रिमूव किया नहीं, सॉल्वेंट को ऐड किया, और आफ्टर एडिंग सॉल्वेंट नाउ इट्स वॉल्यूम बिकम्स व्हाट, v2। वॉल्यूम क्या हो गया है, v2 हो गया, ठीक है। तब इसका पूछा जाएगा, ये दिया हुआ था m1 गिवन है, ठीक है, v1 गिवन है, अब v2 भी पता चल गया, और इसका निकालना क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन m2। हाउ कैन वी फाइंड आउट, यस, इसका मतलब है कि क्या आपने इसमें सॉल्यूट का मोल बढ़ाया, सॉल्वेंट बढ़ाया, ना कि सॉल्यूट, राइट। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, राइट, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बोल सकते हैं एवरीवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, इज इट राइट, ओके। और इसके बदले क्या आप लिख सकते हैं, इम्प्लाई m1 v1, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हाँ या ना, m1 v1 देता क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मतलब m1 v1 बिफोर मस्ट बी इक्वल टू m2 v2 आफ्टर। तो देखिए, आज से पहले ऐसा नहीं कि आप ये नहीं जानते होंगे, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन m1 v1 इक्वल टू m2 v2 करके बनाते थे, बट सोन टाइम पता नहीं चलता था किया क्या। आप कर क्या रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब समझ में आ गया कि डाइल्यूशन में m1 v1 इक्वल टू m2 v2 को लिखते हैं, किसको कंजर्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। तो क्या इस कॉन्सेप्ट से आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी बता पाएंगे जरूरत पड़ने पे, हो गया ना। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या जानते हैं, आप लोग को तो बताए थे कि मोल कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, और आप पढ़े भी थे इनिशियल में, वहाँ पे सब कुछ बताया पढ़ाया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये रिक्वायरमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी इन किसके लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म ओनली यूज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, नॉट फॉर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका नाम है वेपर डेंसिटी, उसका नाम क्या है, वेपर डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, यहाँ देखिएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड, करेक्ट ना, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C, याद रहेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड या सॉलिड का डेंसिटी बताते हैं, किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में,
वाटर के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। मतलब वाटर को यहाँ पे रेफरेंस माना गया है, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी क्या रहेगा? तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी होता है 1 ग्राम पर ml। क्या होता है एवरीवन? 1 ग्राम पर, यहाँ तक लिखिए। तो देखिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये नज़र आएगा, करेक्ट। और बोलिए, किसी भी क्वांटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, फर्क पड़ेगा? न्यूमेरिकली नहीं पड़ेगा। अच्छा बताइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई खुद का यूनिट होगा? भाई खुद का यूनिट नहीं होगा। ऊपर में यूनिट क्या है? ग्राम पर ml जो भी है, और नीचे में भी क्या रहेगा? ग्राम। तो ग्राम पर ml आपस में क्या? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या? हैविंग सम यूनिट या यूनिटलेस? यूनिटलेस। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू ग्राम पर ml। बोलिए, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने वाटर का वैल्यू पुट कर दिया, राइट। तो आज के बाद शॉर्टकट ट्रिक क्या हो गया? ओके कि सर आज के बाद किसी का भी आप मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे तो उसका उसी का डेंसिटी बताने के लिए बस उसमें मैं ग्राम पर ml लगा दूंगा। क्या लगा देना है? ग्राम पर ml, ठीक है ना? यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 सपोज कीजिए 1.75 है। कितना है? व्हाट इज स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ H2SO4? 1.75 ग्राम पर ml, करेक्ट ना? लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। इसको हटाएं। दुर्गा पूजा में सुबह क्लास लगेगा भाई, सब लोग रेडी रहिएगा। अगर मार्च में बोर्ड होता तो नहीं लगाते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको लोग को है? अब प्रॉब्लम है फिर भी लगेगा क्लास, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम है तो बहुत प्रेशर है, ठीक है। और आप लोग भी शायद यही चाहते हैं, राइट। पूजा तो मेला तो घूमना रात में होगा ना, उसमें भी तो ज़्यादा तो घूमना है नहीं। और आपका बोर्ड है तो आप थोड़ा सा अपना टाइम बचाइए, अगला साल दुर्गा पूजा मनाइएगा सब कुछ अच्छा होने के बाद। इस बार पूरा पढ़ाई कर लेते हैं। तो मोटा मोटी 2 बजे 3 बजे तक सुबह से लेकर क्लास रहेगा। सुबह कब से? 8:30। और फ्रेश वाला से होकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ जाएंगे। अब आके तो नीचे सब कुछ मिलता ही है। मतलब मेरा क्लास पक्का रहेगा ही रहेगा। अब मोस्ट ऑफ द क्लास ऑर्गेनिक का ही रहेगा। क्या बोले? कल से होगा क्लास? नहीं, दुर्गा पूजा में तो अभी तो टाइम है ना। सबका छुट्टी नहीं हुआ है अभी, सारे स्कूल में छुट्टी होने दीजिए उसके बाद। अच्छा, आपको छुट्टी हो गया? ओके। मतलब अभी थोड़ा टाइम है, सबसे पूछ लेंगे। उसमें कॉमन फैक्टर आना पड़ेगा ना। अब अगर पूरा सॉल्यूशन नल सेट आ गया देन तब तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा इस बार। दुर्गा पूजा में सबका छुट्टी होगा ही होगा पक्का। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, उस पर बात करेंगे। बात क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना है, उसको क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बात करने का टाइम तो है ही नहीं। बस पहले से बता के रखे हैं कि कहीं पे और भी अगर आपका ट्यूशन वगैरह रहेगा तब मेरा भी क्लास सुबह में रहेगा, वो देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर मेरा ट्यूशन है, तो क्लास चलते रहेगा। तो इतना तो काम चल जाएगा ना। ओके स्टूडेंट,
एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि इसका मतलब क्या समझते हैं, एकदम बहुत बेसिक बात। ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिया रहता है इसका मतलब मोलरिटी क्या रहता है, बट ये होता है भाई, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव मास। कौन सा मास? एक्टिव मास, करेक्ट ना। और लेकिन सॉल्यूशन के लिए, अगर सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास और उसका मोलरिटी सेम ही हो जाता है। क्यों और कैसे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम में इस पर मैं बात किया था, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का मेरा क्लास किए होंगे तो, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ऑलवेज नॉट मोलरिटी, वो है क्या, एक्टिव मास, राइट। बट सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास ही क्या बन जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मोलरिटी, करेक्ट ना। अब यहां देखिएगा, इसमें अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे देन यस, आपको बताए थे प्योर लिक्विड का क्या, नॉट सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास क्या होता है 1। तो यहाँ पे मोलरिटी हुआ नहीं हुआ। सॉलिड के लिए एक्टिव मास क्या लेते हैं 1, करेक्ट ना। तो अब यहाँ पे दो चीज अगर आपसे पूछेंगे, एक एग्जांपल ही लेते हैं, मोलरिटी ऑफ वाटर क्या पूछ रहे हैं आपसे एवरीवन, और एक पूछा जाएगा दिस वन, दोनों सेम बात है अलग अलग बात, अलग अलग बात है भाई। एक प्योर लिक्विड है, इट इज नॉट सॉल्यूशन, क्या है। अब प्योर लिक्विड का भी मैंने क्या बोला, एक्टिव मास क्या रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 रहेगा। बट व्हाट अबाउट मोलरिटी, मोलरिटी का फार्मूला बोलिए फास्ट, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लीजिए। मान लेते हैं कि आप वॉल्यूम ऑफ H2O 1 लीटर पकड़ते हैं, कितना लेते हैं 1 लीटर। तो सर 1 लीटर लें या हाफ लीटर, तो मेरा फिर से क्वेश्चन है, वाटर तो बना हुआ है, तो 1 लीटर लीजिएगा तब भी सेम आंसर आएगा, हाफ लीटर लीजिएगा तब भी क्या रहेगा सेम आंसर। तो अगर वाटर का आप वॉल्यूम 1 लीटर लेते हैं तो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेना है, जब तक नहीं दिया रहेगा तब तक आपको 1 ग्राम पर ml, कितना 1 ग्राम। देन व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, इतना वॉल्यूम का क्या 1000 ग्राम लिख दें, करेक्ट ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास बाई मोलर मास, दिस वन कितना कैलकुलेट करके 55.56, इज इट राइट। तो मोलरिटी कितना हो गया भाई, मोलरिटी ऑफ वाटर हो गया 55.56 डिवाइडेड बाई 1, करेक्ट। तो मोलरिटी ऑफ वाटर का आंसर रहेगा 55.56 मोल पर लीटर, बट एक्टिव मास ऑफ वाटर कितना रहेगा 1 रहेगा, इज इट राइट। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया। लेकिन यहां देखिएगा H2SO4 का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मोलरिटी ऑफ H2SO4 2m दिया हुआ है और आज के बाद अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता हूं तो डिफ़ॉल्ट में सॉल्वेंट क्या लेके चलिएगा वाटर। अगर नहीं, इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन इन द सॉल्यूशन देन सॉल्वेंट टेकन एज वाटर, ए जनरल कन्वेंशन है, ठीक है। ये नहीं पूछते रहना कि सर सॉल्वेंट क्या है। अगर अदर देन वाटर सॉल्वेंट रहेगा तो मैं मेंशन करूंगा, अदर देन वाटर रहेगा तो मैं क्या करूंगा। तो मोलरिटी ऑफ H2SO4 मतलब इसका सॉल्यूशन का बताया हुआ है, तो ये 2m, तो इस केस में H2SO4 का एक्टिव मास भी क्या रहेगा 2m रहेगा। बजाय मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये मेरा सॉल्यूशन था H2SO4 का, किसका था सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इफ सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 2m, तो उसका एक्टिव मास भी क्या रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का एक्टिव मास और मोलरिटी सेम पकड़ते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया, ओके।
एक क्वेश्चन आई तो, इफ मोलरिटी ऑफ H2SO4, if molarity of H2SO4 is 2m, if molarity of H2SO4 is 2m, then find out the molarity of H plus and SO4 2 minus. Then find out the molarity of H plus and SO4 2 minus. ओके एवरीवन, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ये आयनिक में पढ़ाया था। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ देखना है अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसा है जो आफ्टर डिजोल्विंग वाटर 100% आयनाइज कर जाए, राइट। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज। तो अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया रहेगा H2SO4 के लिए, तो H2SO4 अपने सॉल्यूशन में H2SO4 बनकर नहीं रहेगा, राइट। तो कैसे डिसोसिएट होगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस। इसका मोलरिटी मैंने कितना दिया, 2m, और मैं मोलरिटी किसका पूछ रहा हूँ, H प्लस का, राइट। और किसका पूछ रहे हैं, क्या होगा। एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। आप पहले से जानते, देखिए ऐसा तो सबको पता होगा, ये 2m है तो 2m से इसका 4m हो जाएगा। इसका कितना रहेगा, 4m, इसका 2m। क्यों हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट एक बात प्रूफ कर देते हैं, बाद में मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कहीं ना कहीं मुझे रिक्वायरमेंट होगा। चलिए, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है, राइट। और फिर निकालना क्या है, उसी सॉल्यूशन का क्या निकालना है, H प्लस का और SO4 2 माइनस का मोलरिटी दिया हुआ है। मोलरिटी किसका, H2SO4 का। तो क्या H2SO4 का मोलरिटी और H प्लस का सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग रहेगा ना भाई, राइट। तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सर लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेते हैं, 1 लीटर ले लीजिए, सबसे आसान तो ही है, करेक्ट। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना रहेगा, m इंटू भी, m इंटू कितना, किसका m और किसका भी, H2SO4 के लिए H2SO4 का m लेंगे तो 2 इंटू 1 कर दें। कितना मोल लेकर काम कर रहे हैं, 2 मोल, करेक्ट। तो इसका कितना मोल है, 2 मोल है। और अगर 100% डिसोसिएट हुआ, ठीक है ना, तो 2 मोल से कितना मिलेगा। अब तो बोल सकते हैं ना कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। इसका मतलब 1 मोल से 2 मोल, तो 2 मोल से 4 मोल, करेक्ट। 1 मोल से 1 मोल, तो 2 मोल से कितना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो मोलरिटी ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप 1 लीटर ही लेकर काम कर रहे हैं, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 4/1 कर दें, 4/1 इक्वल टू कितना m। अब तो ट्रस्ट हो गया, करेक्ट। मोलरिटी ऑफ SO4 2 माइनस कितना हो जाएगा एवरीवन, तो सर मोलरिटी ऑफ SO4 के लिए ऐसे कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सल्फेट आयन, करेक्ट, और डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिए हैं तो उसी में तो काम कर रहे हैं। तो H प्लस के लिए वॉल्यूम, सल्फेट आयन के लिए, H2SO4 के लिए वॉल्यूम तो क्या रहेगा, कॉमन वॉल्यूम रहेगा, करेक्ट। दैट्स वाई इसका कितना हो जाएगा, 2/1 इक्वल टू व्हाट, 2m। जस्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस के लिए, बार बार ऐसा काम नहीं करेंगे। हो गया, इसको हटाया जाए, समझ में आ गया ना। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ। आज के बाद अगर इसका मोलरिटी दिया हुआ रहेगा लाइक m1, क्या दिया रहेगा, m1, तो दोबारा बार बार ये ऐसे मत सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अब तो आपको ट्रस्ट हो गया कि जस्ट मोल के जैसा ही मिल गया,
कैसे मोल में बोलते हैं 1 मोल से 2 मोल। तो अगर इसका 100% डिसोसिएशन होता है, कितना परसेंट, तो इसका M1 से 2M1 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, जस्ट लाइक इसका मोलरिटी हो जाएगा। जैसे मोल के लिए काम कर लेते हैं ना, वैसे ही मोलरिटी के लिए कर लीजिएगा, फास्ट होने के लिए। तो इसका 1 मोल से 2 मोल, तो M1 से किसका, इसका कितना हो जाएगा 2M1, और इसका कितना हो जाएगा M1। ठीक है ना। पहले मैंने क्यों होगा वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, बाद में जनरलाइज कर दिया। करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ मोलरिटी ऑफ H2SO4 is 2m and percentage dissociation of H2SO4 is 80%। ये मैंने मेंशन कर दिया, 100% नहीं हुआ है। अगर नहीं दिया रहता तो आप 100% मानते, राइट, बट मैंने क्या बोल दिया 80%। इफ परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 इज 80%, इफ परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 इज कितना परसेंट, 80%, then find out molarity of H plus and sulfate ion, then find out molarity of H plus and sulfate ion। यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कितना प्लस 2H प्लस SO4 2 माइनस। ओके स्टूडेंट, अगर मोल के टर्म में आप काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसका मोल A मोल है, राइट, और यहाँ से कितना चला गया, 80%, तो अब 100% तो गया नहीं, कितना गया X, तो भाई यहाँ पे कितना बनेगा 2X, और यहाँ पे कितना बनेगा, और X/A इंटू 100, इसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या होगा, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज डिसोसिएशन। तो क्या यहाँ से X नहीं निकल जाएगा, और X/A क्या था, इतना तो क्लास लिए हैं केमिकल और आयनिक का, क्लास तो अटेंड पक्का किए होंगे, नहीं किए हैं तो जानिए X/A को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो X इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन इनटू कितना A, और डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो मेरे क्वेश्चन में समझ गए ना, तो मेरे क्वेश्चन में कितना परसेंट डिसोसिएशन था जो मैंने बताया आपको, 80%। तो क्या लिखेंगे 80/100 इंटू A, कितना हो जाएगा 0.8A, 0.8A। तो इसी को हम लोग ऐसे यहाँ पे कितना होगा, तो X का वैल्यू आपका आ गया 0.8 है, ठीक है ना। तो यहाँ से गया कितना 0.8A, करेक्ट। और यहाँ पे बनेगा कितना भाई 1.6A, और यहाँ पे कितना बनेगा 0. सही है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 2m है, यहाँ पे कितना m 2m, और अगर परसेंट अल्फा है 0.8, तो इसको C मान लीजिए। क्या मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को भी मोल के जैसा ही ट्रीट कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन को भी किसके जैसा ट्रीट कर लीजिए, फास्ट होने के लिए। बाद में अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वॉल्यूम मान के कीजिए, आपको वही मिलेगा लास्ट में, राइट।
तो C माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन को भी कैसा मानना है, मोलरिटी को भी कैसा मान लीजिए, मोल, C माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना 2x, यहाँ पे कितना, और यहाँ पे C क्या था, नॉट मोल, क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, तो ये भी क्या रहेगा, मोलरिटी ही रहेगा, राइट, दैट्स वाई। और यहाँ पे x बाई सी क्या रहेगा मेरा, अल्फा, कितना 0.8, करेक्ट ना। तो क्या इसका मोलरिटी डायरेक्ट निकल जाएगा, हाउ मच, 1.6 m, इज इट राइट, इज इट, ठीक है ना। और इसका कितना 0.8 m, और इसका कौन सा मोलरिटी कितना बचा रहेगा, 2 में से चला गया ना 0.8, 2 में से कितना चला गया, सॉरी कितना चला जाएगा स्टूडेंट, x का वैल्यू कितना हो रहेगा, x इक्वल टू 0.8 इंटू सी होगा ना, 0.8 इंटू, और सी का वैल्यू कितना था 2m, राइट, 0.8 इंटू 2 हाउ मच 1 पॉइंट, तो यहाँ से वो 2 में से 1.6 जाएगा, राइट, बचेगा कितना 0.4 m, समझे, कितना m, C माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना था, हम लोग कहीं पे मिस्टेक कर दिया क्या, ओहो, ये तो 1.6 m रहेगा ना, और a कितना रहेगा 3.2 m, ये मिस्टेक कर रहे थे, x का वैल्यू कितना आया है 1.6, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x ना, और यहाँ पे क्या रहेगा x, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1.6 m, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जस्ट लाइक मोल, जस्ट लाइक मोल। और सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन H2SO4 का मोलरिटी क्या बचा रहेगा 0.4 m, करेक्ट ना। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, करेक्ट है। ओके एवरीवन, लिखे दो, mixture of two non-reacting component, mixture of two non-reacting component, reacting या non-reacting, non-reacting, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखिएगा, दो अलग अलग कंटेनर में एसिड है, HCl है और H2SO4, तो जनरली एसिड प्लस एसिड आपस में रिएक्ट करेगा, जनरली एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट, तो इसका वॉल्यूम V1 है और मोलरिटी M1 है, एग्री, और इसका वॉल्यूम V2 और मोलरिटी M2, और इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दिए, इन दोनों को हम लोग क्या किए हैं, मिक्स किए, तो इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग। और आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2, आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया वॉल्यूम V1 प्लस V2, और यहाँ पे अब क्या रहेगा HCl भी रहेगा, और तब आपसे पूछा जाएगा आफ्टर मिक्सिंग व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी ऑफ HCl, लिखिए यहाँ ये डायग्राम बनाने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ HCl, बंद कर लीजिए।
कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट? देखिए हम लोग फंडामेंटल को पकड़ के रखते हैं। बोलिए, बिफोर मिक्सिंग HCl का टोटल मोल और आफ्टर मिक्सिंग HCl का टोटल मोल चेंज होगा? रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो जितना HCl का मोल बिफोर मिक्सिंग था उतना ही तो HCl का मोल यहाँ पे मिलेगा। एग्री ना? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? पहले HCl के लिए काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बिफोर must be equal to number of moles of HCl after। मतलब आप लोग तो एग्री है ना कि ऐसा बोल लिख सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब रिएक्शन ही नहीं कर रहा है तो बस क्या रहेगा? मोल कंजर्व रहेगा HCl का, राइट? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बिफोर मिक्सिंग कितना? M1V1। क्या रहेगा? M1V1। और आफ्टर मिक्सिंग मान लेते हैं कि यहाँ पे HCl का मोलरिटी है M1 डैश। क्या मान लेते हैं? और इसका वो हो गया M2 डैश। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या लिख सकते हैं? M1 डैश इंटू V1 प्लस V2। हाँ या ना? अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या लेंगे? V1 लेंगे या V1 प्लस V2 लेंगे? ओके सर, ये डिटो डाइल्यूशन के जैसा लग रहा है। हाँ या ना? भाई देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। इट इज जस्ट लाइक HCl के लिए क्या लगा? HCl का मोल चेंज नहीं हुआ, अब वॉल्यूम बढ़ा दिए। HCl का मोल चेंज नहीं हुआ और क्या बढ़ा दिए? ऐसा कहाँ करते थे? डाइल्यूशन में। तो मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ व्हाट? मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ डाइल्यूशन फॉर बोथ। मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ डाइल्यूशन फॉर बोथ। समझ गए? इसलिए यहाँ पे एक्चुअल में HCl के लिए डाइल्यूशन का ही केस हुआ है, बट इसी को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, राइट? दैट्स वाई, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा करते थे डाइल्यूशन में M1V1 इक्वल टू व्हाट? M2V2। ये क्या था? आफ्टर डाइल्यूशन। ये क्या था? बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है? तो यहाँ पे क्या किए हैं? वॉल्यूम जितना प्योर HCl का था, जो हम लोग HCl पहले से लिए हुए थे बिफोर मिक्सिंग, और आफ्टर मिक्सिंग में क्या किए हैं? नंबर ऑफ मोल सेम है बट वॉल्यूम बढ़ गया है। तो क्या यहाँ से M1 डैश निकाल लेंगे? एक मिनट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जब पढ़ाते रहेंगे और बिफोर मिक्सिंग अगर HCl, मान लो मेरा HCl सॉल्यूट है, तो बिफोर मिक्सिंग ये जो मोलरिटी दूंगा, लेकिन क्वेश्चन मुझे सॉल्यूशन का मिक्सिंग करने के बाद आंसर देना है। तो आप M1 को लेकर सॉल्यूशन निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, या M1 डैश? M1 के अकॉर्डिंग या M1 डैश के अकॉर्डिंग? M1 डैश, राइट? आपको क्वेश्चन में एक ये कहा रहेगा कि आफ्टर मिक्सिंग क्या, कौन सा भाई आएगा पक्का? मान लीजिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डील कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में डायरेक्टली चल रहा है पैरेलल कि कहाँ कहाँ पे कैसे रिक्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा भाई, यहाँ देखिएगा, एक तो टर्म सुने होंगे ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? डाल्टन्स लॉ तो है ना, उसमें दो वैल्यू है, दो लॉ है, दो फॉर्मेट बोलते हैं। टोटल प्रेशर ऑफ गैस, राइट, इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में थोड़ा सा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी तो यही करते हैं। एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सेम सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल सेम सॉल्यूशन वाटर में थोड़ा NaCl डाल दिए और थोड़ा KBr डाल दिए, सॉल्यूट कितना रहा? दो। तो जब वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा आप लोग नाम सुने हुए हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए डाल्टन्स लॉ के जैसा ही कर लेंगे, π1 प्लस π2 ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू NaCl प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू KBr। तो नहीं तो सर ये तो बिल्कुल फील आ रहा है डाल्टन्स लॉ के जैसा, राइट? टोटल प्रेशर इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ प्रेशर डेवलप ड्यू टू NaCl एंड KBr, करेक्ट ना? बट यहाँ पे अलर्ट होने का रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन असाइनमेंट में देखिएगा क्वेश्चन तो समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया ना, एक क्वेश्चन लिया था H2SO4 और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना बोला था? 80%। अब तब आपसे पूछते ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बातों को समझना है। क्या बोलते? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अब कौन कौन है, H प्लस भी है, ये हो गया एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नाम सुने हैं? तो चैप्टर कैसे ख़त्म हो गया? एक तो पक्का नाम सुनेंगे वान डर फैक्टर, तो वहीं से तो आया है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वो डेवलप क्या होता है? ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, राइट? तो एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी शुरू नहीं की है, बट इतना तो पता है ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तब जैसे ही इसका 80% डिसोसिएशन बोल दिए, इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ, तो आपका सॉल्यूशन में क्या क्या है? H प्लस है, सल्फेट है, अब बचा हुआ H2SO4 है। तब उस टाइम पे ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू H प्लस, करेक्ट? अब प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू व्हाट? SO4 2 माइनस, अब प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू। इन सब से बचने के लिए एक अलग बात पढ़ा देंगे, I वान डर फैक्टर। वहाँ पे इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ इसी से हम लोग काम, ये सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, बट मैंने आपको थोड़ा बताया कि कहाँ कहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा, राइट? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है, करेक्ट? बट आपसे पूछ रहे हैं भाई PV इक्वल टू क्या होता है? बोलिए nRT, राइट? और ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फार्मूला है, आप लोग पढ़े हैं? CRT, जहाँ पे C क्या है? मोलरिटी। C क्या है? मोलरिटी। और ये क्या है? प्रेशर ना, ये क्या है? प्रेशर। ये फार्मूला पढ़े हैं ना? हाँ ना बोल दिएगा, इसके बिना तो ख़त्म ही नहीं होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? ये क्या है? प्रेशर ना। यहाँ पे इसको P तो भी तो बोल सकते हैं, पाई ऐसे इंडिकेट करते हैं पाई से, बट यहाँ पे ये क्या है एवरीवन? मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, N/V/RT, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। नहीं लग रहा सही? तो बिल्कुल PV इक्वल टू nRT ही है। क्या है? PV इक्वल टू nRT। सॉल्यूशन का भी आ गया, राइट? तो चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज कर लिए, ओके? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब निकालते रहेंगे एवरीवन, आराम से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन समझा दिया तो मेरा 50% काम खत्म हो गया, क्योंकि बाकी जगह तो मुझे टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है? मतलब ये चैप्टर लेकिन चलेगा, बढ़िया से पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को मैं शुरू किया हूँ तो अब इस पॉइंट अभी से नहीं पढ़ाऊँगा कि हाँ फर्स्ट टर्म में ही काम में आएगा, मतलब ख़त्म करेंगे, मतलब हर एंगल से ख़त्म कर लेंगे। अब उसके बाद आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बैंक जहाँ से भी बनाना है बना सकते हैं, क्योंकि दोबारा तो अब टाइम नहीं रहेगा ना कि आप चलो नीट का पढ़ते हैं, वैसा टाइम है भी नहीं। कितना बढ़िया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया, ये लोग किए हैं क्लास, आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ाया हूँ, राइट? थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाया हूँ, राइट? तो अब बहती गंगा में हाथ धोइए, अगर लाभ मिल रहा है तो लेना है ना। अब उसमें मैं कितना बार बोलते रहूँगा नहीं आप कर लीजिए, कैटलिस्ट में इतना फ़ी दिए हैं केमिस्ट्री के लिए। भाई मैं एग्री हूँ पढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेरा मजबूरी है। क्या लगता है, शौक़ है ज़्यादा पढ़ाने का? ये मजबूरी है ना। सबसे पहले नहीं शौक़ है, जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो लगेगा मेरा रहेगा कि आपका रिजल्ट हो जाए, बट सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा कि जिस क्लास के लिए आप आए हैं, 12th क्लास ले आए हैं, राइट? तो 12th क्लास का सिलेबस को पहले फिनिश कर लेते, बाद में टाइम बचता तो आपको बुलाते रहते। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका ऑर्गेनिक का है वो बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करके धीरे 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 बहुत हाई लेवल तक जाते हैं और चीज़ों को कोलेट करते रहते हैं। मतलब रियल सेंस में जो ऑर्गेनिक पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ा देता हूँ, हर चैप्टर को यहाँ पे बेसिक लेवल से। तो आफ्टर मिक्सिंग इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछूंगा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू HCl प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू H2SO4 करना पड़ता है ना। और इसके लिए क्या करते हैं, पाई ड्यू टू HCl इक्वल टू कौन CRT, सी किसका लेते हैं? HCl का। बट क्या M वाला M1 लेते हैं या M1 डैश? M1 डैश लेते हैं। इस बात के लिए अलर्ट रहिएगा, ठीक है? तो बिफोर मिक्सिंग जो दिया रहेगा और आफ्टर मिक्सिंग देख लेंगे कैसा वैल्यू है, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं कि आफ्टर इस टाइप का सिचुएशन में M1 डैश कैसे निकालेंगे, राइट? M1 डैश निकल जाएगा एवरीवन, कितना हो जाएगा? M1 V1 डिवाइड बाई व्हाट? V1 प्लस V2। इसका मतलब कोड वर्ड क्या हो गया कि नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर को अगर मिक्स करते हैं तो बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग इट इज जस्ट लाइक डाइल्यूशन, इट इज जस्ट लाइक
डाइल्यूशन। अगर H2SO4 के लिए बात करेंगे, फॉर H2SO4 तब क्या लिखते हैं एवरीवन? H2SO4 के लिए सर ये लिखते हैं M2V2 इक्वल टू वाट, M2 डैश V1 प्लस V2, ठीक है ना? तो क्या M2 डैश निकल जाता, M2V2। यहाँ भी आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। क्यों, रिएक्शन नहीं किया आपस में, तो M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया किसका, कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, इज इट राइट? इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट ये बताइए तो, टू ए प्लस 3B कन्वर्टेड इनटू 4C, और मान लेते हैं कि बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड। ए 2 3 4 क्या बताता है, 2 3 4 है क्या, 2 3 4 को क्या पढ़ते हैं, कौन सा कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, यस। तो इसका मतलब क्या होता है, इतना तो हम लोग बोलते रहते हैं, कुछ तो मतलब होता होगा। बताए थे ना कि 11 से ही कैटलिस्ट में आ जाना चाहिए था, कितना बढ़िया सभी एकदम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहता। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है कैटलिस्ट, परफेक्ट लर्निंग जगह है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब तारीफ तो थोड़ा खुद कर ही रहते हैं, बट एक्चुअल में बहुत डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है। कोई 2 साल के साथ में पढ़ते रहे तो देखिए, एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम होना ना होना बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है। मेरा फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़राब स्टूडेंट था, कुछ फैक्टर था। हो सकता है बोर्ड के टाइम पे पजल होने लगता है, इधर संभालें या इधर संभालें, बीच में पड़े हुए हैं, राइट। बोर्ड साथ में चलता रहता है, लेकिन जो पहले से एकदम बैलेंस करके चल रहा है 11 से ही, तो यहाँ पे वे हाथ पकड़ के सब्जेक्ट सिखाते हैं, धीरे 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 कौन सा प्रॉब्लम पहले लेना चाहिए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। मतलब 14-13 ईयर्स हो गया पढ़ाते हुए, 2008 से पढ़ा रहे हैं, तो 13 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है। और खुद के लिए भी तो पढ़े होंगे 2003, 4, 5 में, राइट। इतना दिन से कंटिन्यू सब्जेक्ट के साथ हैं, तो इतना तो आइडिया हो ही है कैसे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, धीरे धीरे करके। ब्रांड नहीं है, बट ब्रांड और नहीं ब्रांड में तो एक ही फ़र्क है ना भाई। यहाँ पे कोई धमाके वाला रिजल्ट हो जाए इंडिया लेवल का, राइट, ब्रांड बन गया, सब लोग जान गए, तो उसको बोलते हैं ब्रांड, बोलते हैं ब्रांडिंग करना। जानने लगा तो वही ब्रांड है, जब तक नहीं जान रहा है। आज से 20 साल पहले आप एप्पल का नाम सुने थे? मैं भी नहीं सुना था भाई, तो मोबाइल का नाम ही नहीं सुना था। एप्पल तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहला मोबाइल आया था मोटरोला का, ½ kg का था। कितना kg का? और इतना ज़्यादा, मतलब देखिए, तो मैं याद है मुझे अभी तक, कभी कभी होता है ना किसी चीज़ को देख लीजिएगा तो मन में काश मेरे पास भी होता। तो पहले मैं पटना में हम लोग ट्यूशन वगैरह करते थे, साइकिल से चलते रहते थे। वहाँ पे एक क्रेज़ है साइकिल का, जो कि अब धीरे धीरे गुवाहाटी में देख रहे हैं, बच्चे साइकिल चलाना स्टार्ट किए हैं। वो बहुत पहले से था वहाँ पे, मतलब 95% स्टूडेंट साइकिलिंग से ही ट्यूशन जाते हैं इधर उधर। उसके पीछे वजह है पैसा ही नहीं है, तो मेन तो एक ही है ना, साइकिल है। तो देखते थे कि लोग सिटी होंडा में बैठा हुआ है, बड़े बड़े लोग, अब मोटरोला वाला फ़ोन से, अभी कोई इतना बड़ा फ़ोन लेगा तो कितना ऑकवर्ड फील होगा, राइट। तो वो तो मुझे लगता था अच्छा है, IIT करके ऐसा ही रहना है, मतलब एक मन में आते रहता था ख्वाहिश, ये बचपन का जो होता है। बट वो बहुत मोटिवेट करता है कि ऐसा ही बनना है। नहीं, अगर ये सब सोचिएगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, राइट। थोड़ा तो कुछ तो मोटिवेशन रहना चाहिए। पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स डांट रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन नहीं रहेगा, खुद के लिए पढ़िए। एक टाइम तक डांटना सही होता है, उसके बाद कहाँ। तो आपका भी तो करियर है। चलिए, तो स्टोइचोमेट्री का मतलब ये है, ये 2 टर्म से बना था, स्टोइचियम एंड मेट्री। मेट्री का मतलब मेजरमेंट,
स्टोइकोमेट्रिक का मतलब एलिमेंट, किसका मेजरमेंट, एलिमेंट का मेजरमेंट। अब यहाँ पे देखिए इस ओल्ड बैच के रेस्पेक्ट में आपको मैं इस चीज़ को अलग तरीके से पढ़ा कर चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का भी आइडिया देते हुए निकलूँ, ठीक है, लिमिटिंग रेंज बताते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 4 यहाँ देखिएगा, ये जो कोफिशिएंट है, अरे मैं पहले ही बोल दिया बैलेंस है, तो 2, 3, 4 क्या इंडिकेट करता है, यस वो तो इंडिकेट करता है। फिर से क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट, मोल। मतलब आप यही बोलेंगे ना कि इसका ए का 2 मोल से बी का 3 मोल, और ए का 2 मोल प्रोड्यूस सी का कितना मोल, 4 मोल। इसका मतलब मोल मोल एंड मोल। इसका मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट्स रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट, मोल। पहला मैं लिख लेंगे इसे यहाँ पे एक। बट इज इट कंपल्सरी, मान लेते हैं कि मैंने आपके घर में आपको सिखाया गया कि ठीक है बेटा 1 कप चाय बनाना है तो उसमें ½ स्पून शुगर डालना है, राइट, और आप 1 कप के लिए, और आपके यहाँ गेस्ट आगे 5 कप बनाना है, देन क्या कीजिएगा, यूनिटरी मेथड। इज इट कंपल्सरी कि 1 कप सिखाएगा तो ऑलवेज 1 कप ही बनाते रहिएगा, या 1 कप कर 5 बार बनाइएगा, ऐसा तो नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 2, 3, 4 यह है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, कि अगर 2 मोल रहेगा तो बी का 3 मोल खर्च होगा, सी का 4 मोल बनेगा। बट इज इट कंपल्सरी कि ए का ऑलवेज 2 मोल लेकर काम करेंगे, नहीं। हो सकता है कि ए का n1 मोल ले, राइट, तो ए का n1 मोल के लिए बी का कितना मोल, ए के n1 के लिए बी का कितना खर्च हो गया, n2, और सी का कितना बना, n3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये जो दिया हुआ उतना ही लें, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फिर रिलेशन निकालते हैं। कैसे, जब रिएक्शन जिस टाइम पे हो रहा था, और मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि ए n1 n2 कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ खत्म हुआ, मतलब जितना ए के लिए चाहिए था उतना ही बी का मैंने लिया, राइट, तो n, और उसके बाद बना क्या है, n3। तो स्टूडेंट हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 मोल ऑफ ए रिक्वायर 3 मोल ऑफ बी, हाँ या ना। इसी एग्जाम्पल को लेकर समझा देते हैं, करेक्ट। देन 1 मोल ऑफ ए, सर 3/2, तो n1 मोल के लिए कितना चाहिए था बी का, 3/2 इंटू n1, और यही तो n2 है, यही क्या है, n2। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, थ्री बाई टू n1 इक्वल टू वाट, n2, याद रखिएगा। तो क्या यहाँ पे a लिखा जाए, 3/n2 इक्वल टू 2/n1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज करके, एक ही तो बात है ना, 3/n2 इक्वल टू वाट, 2/n1, एक इक्वेशन ए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ ए, करेक्ट, गिव्स कितना मोल, यस, गिव्स, बोलिए 4 मोल ऑफ सी, देन 1 से कितना, 4/2, अभी डिवाइड नहीं करेंगे किसी वजह से, तो इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। देन n1 से कितना होगा स्टूडेंट, 5/2 इंटू n1, करेक्ट, और यही तो मेरा n3 है, यही मेरा क्या है। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं n3 इक्वल टू 5/2 n1, इज इट राइट। इसको रीअरेंज करके क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2/n1 इक्वल टू 5/n3, ठीक है ना, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए।
ओके एवरीवन, फर्स्ट और सेकेंड को क्या एक साथ मिला सकते हैं? यहाँ देखिए तो 2/n1 इक्वल क्या है 3/n2 और 2/n1 इक्वल टू 5y। तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा फास्ट होने के लिए, क्योंकि कितना हम लोग सिंस देयरफॉर करते रहेंगे, राइट? तो फास्ट होने के लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, टू बाई n1 इक्वल टू 3/n2 इक्वल टू व्हाट 5/n3। यही मिला ना? फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो करेक्ट है। यहां ध्यान से देखिएगा, 2 क्या है जरा देखिए तो, कोफिशिएंट ऑफ ए, और n1 क्या है, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ ए खर्च हुआ, टेकन नहीं कंज्यूम्ड, टेकन या कंज्यूम्ड, ए रिलेशन आपको सही से काम करेगा। मान लेते हैं कि ए का 10 मोल लिए, टेकन कितना है 10 मोल, बट खर्च हुआ 8 मोल, तो यहाँ पे क्या पुट करना है 8 नॉट 10, राइट? एक आपने बोला ना कि ए के लिए इतना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड नॉट टेकन, राइट? इसको लिख लेंगे यहाँ पे, जनरलाइज करेंगे तो 1 मिनट रुकिए। और n2 क्या है, अमाउंट ऑफ बी टेकन या अमाउंट ऑफ बी खर्च कंज्यूम जो हुआ, और n3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, राइट? तो इससे हम लोग को टाइम थोड़ा सेविंग हो जाएगा, इससे बच जाएंगे, किससे, सिंस और देयरफॉर से। बट ये तो अल्टीमेट है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इसी से काम करते हैं, राइट? चलिए अब जनरलाइज कर लेते हैं। ये मैं एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ मूल कॉन्सेप्ट का, ठीक है? यहाँ पे देखिए तो इसको स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, A/N, NA, NB, NC एंड ND इक्वल टू क्या होगा B/NB इक्वल टू C/NC इक्वल टू व्हाट D/ND। बट ये फार्मूला से हम लोग देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ए देकर ए पूछेंगे तो इसके साथ ए दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, ए देकर ए, यहाँ देखिएगा ए दूंगा और ए पूछूंगा तो दिस इक्वल टू दिस, एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा ना। बट इस फार्मूला को लगाने का कंडीशन क्या है, इस फार्मूला को अप्लाई करने का कंडीशन, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड है बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। सेकेंड, यहाँ पे NA NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स टेकन या नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप लिए कुछ और हैं बट खर्च कम ही हुआ है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हाँ 10 मोल लिए, ए का ऐसा हो सकता है ना कि ए का 10 मोल लिए बट खर्च हुआ 8 मोल। तो यहाँ से अगर आप बी का अमाउंट निकालना चाहते हैं कि बी का कितना खर्च हुआ, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे या 8 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, राइट? इसलिए यहाँ पे NA NB क्या है, NA एंड NB क्या है, बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स, पूरा बात बोलना है, मोल्स ऑफ A एंड B कंज्यूम्ड नॉट टेकन। नॉट टेकन का मतलब, टेकन में समटाइम्स हाँ ये भी हो सकता है कि आप 10 मोल लिए 10 का 10 खर्च हो गया,
तो जितना टेकन है उतना ही कंज्यूम है, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया बट खर्च उतना नहीं हुआ। तो यहाँ पे यहाँ से सबका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है, जितना खर्च हो रहा है रिएक्शन में उसके लिए मैं दिया हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ओके एवरीवन, मान लेते हैं कि मेरा गैस फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर व्हाट, गैसियस सब्सटेंस, वन मोल गैस का कितना वॉल्यूम, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलना है, बाकी लोग बोलिए, वाह बहर भी तालुकदार आप ही बोलिए। वन मोल गैस का हाउ मच वॉल्यूम, 22 पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ही गलत है क्या, आंसर कैसे दे दिए, मैंने कंडीशन ही नहीं दिया, मैंने बोला एसटीपी तो नहीं बोला, तो कौन सा कंडीशन आपको कैसे पता सर, डिफ़ॉल्ट में जैसे आप बोलते हैं कन्वेंशन, तो वैसे मैं भी मान लिया है, दिमाग में बैठ गया 22.4 लीटर 22,400 ml, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो आज के बाद कोई पूछेगा वन मोल, अच्छा वन मोल गैस का वॉल्यूम को बोलेंगे मोलर वॉल्यूम, वन मोल मास का आपको क्या बोलते हैं, मोलर मास, क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। मोलर मास बोल ही रहे हैं, मोलर मास, कितना मास, वन मोल का मास, इज इट राइट। एट ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास, इक्वल टू 8 ग्राम। ये बिल्कुल सबका चेक हो रहा है कि आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में जो बताए थे, पहला ही लेक्चर था मेरा मोल कॉन्सेप्ट का, लिस्ट फाइल शेयर किए थे ना। यहाँ देखिए, मैं पहले मानता था ना खुद के टाइम पे 8 ग्राम एटम मतलब 8 ग्राम। यहाँ देखिए ग्राम एटम का दूसरा ग्राम एटम का नाम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बोले और नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले अलग बात है, सेम बात। इनडायरेक्टली मैं क्या बोला हूँ, ग्राम एटम, ग्राम और एटम एक साथ लिखेंगे, मतलब मैं मोल्स ऑफ एटम बोल रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 8 क्या दिया हुआ था, मोल्स, किसका, मॉलिक्यूल का या एटम का, एटम का। तो मास के क्या करेंगे, मोल इंटू एटॉमिक वेट, मोल इंटू एटॉमिक वेट। तो 16 इंटू 8 144 कितना हो जाएगा, 128 ग्राम। कितना ग्राम, ये समझ में आ गया ना है। कुछ कुछ बातें यहाँ पे मुझे क्लियर करना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, आज क्लास में ये मेरा प्लानिंग का पार्ट था ही नहीं, मैं डाइवर्ट हो गया। मैं सोचा था कि बस जल्दी से मोलरिटी वगैरह पढ़ाते हुए निकलेंगे, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, एक आध क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो 2-3 की पॉइंट कर लीजिए। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, जो लिखेंगे वही सोचेंगे, करेक्ट ना, किसका मोल, एटम का, राइट। तो मास बाई एटॉमिक वेट लिखिएगा स्टूडेंट, क्या लिखेगा, मोल निकाल रहे हैं एटम का, तो मास बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, किसका, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बात कर रहे हैं किसका, मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे डिवाइड किसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम का ही दूसरा नाम क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही दूसरा नाम क्या है,
नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, करेक्ट ना। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ग्राम एटम, मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम पूछ रहा हूँ, ठीक है। लिखिए फास्ट। तो सर इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना चाह रहे हैं, देन फॉलो लिस्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ है, नहीं तो शेयर कर दूंगा। उसमें बहुत धीरे धीरे सिस्टमेटिक पढ़ाया हूँ, बट उसको पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब उतना आप लोगों के पास माइंड डेवलप है, बस मुझे थोड़ा सा हिंट करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आना है। कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ। पहले के ज़माने, बहुत पुराने ज़माने में जब करेंसी नहीं होगा, ऐसे सोचिए, करेंसी बिल्कुल नहीं आया था, डेवलप ही नहीं हुआ था, कोई फर्स्ट टाइम में दिमाग में लाया होगा। जैसे कैसे अभी हम लोग पहले कभी सोचे थे कि हाँ एक प्लास्टिक का कार्ड लेके चलेंगे, वही रुपया रहेगा, एटीएम कार्ड। अब तो वो भी नहीं है। अब तो हो गया ना कि कार्ड दिखाना भी नहीं पड़ता, बस ऐसे किए कैच कर लिया। कल के डेट में बस फिंगर, आप चलते फिरते एटीएम कार्ड हैं, फिंगर अपना जहाँ वहाँ पर बना रहेगा, अपना यहाँ पर थंब किए, पैसा वहाँ से आपका डिटेक्ट कर लेगा, पिन कोड डाल दीजिए। मतलब टेक्नोलॉजी तो पीछे नहीं जाएगा ना, आगे बढ़ते रहेगा। वॉलेट आ गया, पहले हम लोग वॉलेट लेते, पर्स लेके चलते थे, उसी को वहाँ पे क्या बोला गया है, ई वॉलेट, राइट। तो बहुत सा चीज़ चेंज हो गया। तो पहले के ज़माने में नहीं रहा होगा, और आपके यहाँ हुआ राइस, इनके यहाँ हुआ मैंगो, और आपको खाना है मैंगो, कैसे करेंगे? एक मेथड था ना, अच्छा इतना राइस इक्वल टू इतना मैंगो, बट उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होने का चांस है। एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते थे उसका मार्केट वैल्यू, अपना कॉमन सेंस से चलो उस टाइम यही होता था, थोड़ा ज़्यादा ही चला जाएगा, कोई बात नहीं, समथिंग लाइक दैट। अब आ गया करेंसी, अब फिर से सेम सिचुएशन, राइस मैंगो, बट अब क्या कीजिएगा, ओके दिमाग में कैलकुलेट, इतना राइस को पहले रुपया में कन्वर्ट करेंगे, उस रुपया से मैंगो खरीदेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ब्रिज का काम कौन किया? सरायघाट ब्रिज का करेंसी, राइस नहीं, क्या करेंसी, राइस को किस में कन्वर्ट किया है? करेंसी में। करेंसी से क्या परचेस किया है? तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए डायरेक्ट जा रहे हैं, करेंसी के थ्रू जा रहे हैं, करेंसी, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ आना है, कहाँ से कहाँ? इसी को क्या बोल दिया जाएगा? मास पार्टिकल रिलेशनशिप। क्या बोला जाएगा? यहाँ से यहाँ आना है, इसी को क्या बोल दिया जाएगा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ से यहाँ जाना है, वॉल्यूम पार्टिकल। सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोल, सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? मोल है। तो मास से पार्टिकल में जाने के लिए सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में, करेक्ट। तो सर मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए तो भाई डिवाइड करेंगे, या तो मॉलिक्यूलर वेट से, नहीं तो एटॉमिक वेट से, राइट। अगर एलिमेंट रहेगा तो एटॉमिक वेट से, कंपाउंड रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट से। और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको क्या मिल गया? n नंबर ऑफ मोल्स। ये तो पक्का जानते होंगे n/n है, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल को भी तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मोल का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ आए, यहाँ चले गए, करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ जाना है, तब क्या करते हैं सर? डिवाइड करते। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, क्विक रिविजन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते। किससे? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। यहाँ से यहाँ तक आ गए। आइए लिखिए लिखिए लिखिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, मोलर वॉल्यूम, वीएम का मतलब कौन सा वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है एवरीवन? आपको हर कंडीशन का मोलर वॉल्यूम याद है? मुझे तो नहीं याद है, मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन का याद रहता है। कौन सा है? एसटीपी। और शायद आप लोग को भी एक ही कंडीशन का याद है। कंडीशन कितना हो सकता है सर? इनफाइनाइट। बट इस कंडीशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। इस कंडीशन का सबको याद रहता है। इतना याद रहता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है, यही याद रहता है, 22.4 लीटर।
तो मान लेते हैं कि मैं टोटल वॉल्यूम दिया 100 लीटर, कितना लीटर? अरे टोटल वॉल्यूम 100 लीटर एसटीपी पे दिया, और तब इस टोटल वॉल्यूम में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पूछे तो क्या कीजिएगा? ओके सर, टोटल वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, टोटल वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से। बट ये फार्मूला आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, प्रोवाइडेड जिस कंडीशन पे ए है उसी कंडीशन पे होना चाहिए, राइट? टोटल वॉल्यूम जिस कंडीशन पे उसी कंडीशन पे क्या होना चाहिए? तो टोटल वॉल्यूम P1 एंड T1 पे है तो मोलर वॉल्यूम भी किस पे होना चाहिए? P1 एंड T1 पे। बट सर इसमें एक बिग पॉइंट ये है कि मोलर वॉल्यूम तो एक ही कंडीशन का याद रहेगा, बाकी कंडीशन का मुझे कैसे याद रहेगा, राइट? इसलिए ये फॉर्मूला नहीं था कि एसटीपी के लिए बहुत काम में आएगा। बट अदर देन एसटीपी, तो सर अदर देन एसटीपी रहेगा तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, टीवी इक्वल टू एनआरटी। अदर देन एसटीपी रहेगा, अब मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपके पास उपाय क्या है? मोलर में तो आपको याद रहेगा नहीं, तब आप किसका यूज़ कर लीजिएगा? पीवी इक्वल टू, करेक्ट ना? तो भाई यहाँ से यहाँ ना है, मैं गैस को लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से कहाँ आना है? इस मास से वॉल्यूम पे, तो पहले यहाँ आ जाएंगे, अब फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करेंगे? इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। कौन सा रिलेशन का? तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ना, तो टोटल वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यस, इसका मतलब एन इंटू वी एम या पी वी इक्वल टू एन आर टी का यूज़ कर लेंगे। किसका यूज़ कर लेंगे? पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब वापस अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तब कैसे आइएगा? डिवाइड करेंगे, किस रिलेशन का यूज़ करेंगे? वी टी बाई वी एम, या अरे यहाँ से काम नहीं चलेगा तब किसका यूज़ करना है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए, अब तो कहीं से कहीं जा सकते हैं, गैस के लिए वॉल्यूम से पार्टिकल में भी तो जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो एक साथ हम लोग क्विक रिवीजन किसका कर लिए? वॉल्यूम पार्टिकल गैस के लिए वॉल्यूम मास या मास पार्टिकल पार्टिकल मास, इज इट राइट? समझ में आ गया? ओके एवरीवन, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, भाई मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा सर आप यहाँ पे कुछ बात करने वाले थे। ये मोल मोल बताता है बट कभी कभी मास दिया रहेगा और यहाँ पे वॉल्यूम निकालना रहेगा, तब कैसे सोचेंगे, ठीक है? और इसको रिवीजन करते हुए नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसको फिर से हम लोग कम ट्रैक पे आ जाएंगे मोलरिटी पे, ठीक है? बट एक्चुअल में मुझे मोलरिटी पे कुछ क्वेश्चन और करवाना है, विच इज बेस्ड ऑन अस्टिमेटिक कोफिशिएंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है? ओके।